तो 2 प्लस V1 का पैसिव क्या होता है, आपको पता है ना कि 2 प्लस V1 का पैसिव 2 प्लस B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3। तो जहां ये स्ट्रक्चर फॉलोड है वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ये तो करेक्ट लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर डन, ये रॉन्ग हो गया आपका। अ लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन, ये भी गलत है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू हैव डन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि 2 प्लस V1 का पैसिव 2 प्लस B प्लस V3 होता है। उस बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस और उसके पैसिव्स, ठीक है। आज का ये जो सेशन है ये मिसलेनियस सेंटेंसेस का सेशन है, जिसमें कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। वो आपका इंपेरेटिव का भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मिक्स टाइप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इस मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स के पैसिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस के पैसिव्स। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं मिसलेनियस में, ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। और इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं जिसमें लिखा है इट इज टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें तो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड। पहला आप देख पा रहे हैं इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड। तो ये एक्टिव वॉइस है, मिसलेनियस सेंटेंस का पहला टाइप हम कह सकते हैं। चलते हैं हम इसका पैसिव देख लें, इसका पैसिव क्या है। तो इसके पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव भी इट इज टाइम से ही शुरू होता है। तो इट इज टाइम, उसके बाद फोर का यूज करना है, क्लियर। और फिर जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देना है, यानी फोर के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, क्लियर। और जो वहां पे इंफिनिटिव था 2 प्लस V1, उसे हम लोग 2 प्लस B यानी 2B में कन्वर्ट कर देंगे। और जो वहां पर मेन वर्ब एज अ V1 के फॉर्म में था उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, V3 में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ठीक है। इसका पैसिव अगर हम चेंज करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, इट इज टाइम। यहां तक तो वो पैसिव में भी सेम रहेगा और एक्टिव में भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो जो टू यूज किया हुआ था, टू नहीं यूज करना, वहां पे हमें प्रेपोजिशन फोर का यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस है, द ऑफिस, तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट के बाद 2B प्लस V3 का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमने लिखा, B भी मेंशन कर दिया, और V3, तो V3 हम कहां से मेंशन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड जो है क्लोज, इसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम क्या है उसे V3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, आपका ये आंसर हो गया। समझ गए, ये आपका पैसिव हो गया इसका। समझ में आ रही बात। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सेम कंडीशन आएगा यहाँ पर भी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर फूड, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी, सप्लाई का V3 फॉर्म सप्लाइड, SUPPLIED, सप्लाइड, ये आपका पैसिव हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, तो कंसेप्ट नंबर B, इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस की जो बिगिनिंग होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी, वो देयर से होगा, ठीक है। किससे होगा, देयर से होगा। अब किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से की गई है तो उसके आगे बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी मैं बात करूं तो इसका मतलब या तो इज हो सकता है, ठीक है, या तो आर हो सकता है प्रेजेंट में, है ना, वाज या वर हो सकता है पास्ट में। उस वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना होगा, नाउन, ठीक है। जो नाउन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह से फंक्शन करेगा, ठीक है ना, तो वो नाउन यूज हो गया, ठीक है। और फाइनली हमें 2 प्लस V1 का यूज करना होता है। तो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट,
नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर लिखा है देयर आर सम पीपल टू कॉल। तो ये तो रहा आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको जो स्ट्रक्चर था बस वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लिखेंगे। बस चेंज कहाँ पे करना है, तो वो जो 2+v1 था उसे हमें 2+b+v3 में कन्वर्ट कर देना, या 2b+v3 में कन्वर्ट कर देना। ये बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स थे एक्टिव में। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर आर सम पीपल टू कॉल। ठीक है, अब इन्हें पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू। अब टू हमने लिखा है यहाँ पर, तो टू के बाद फिर हमें क्या यूज करना होगा, बी, तो टू बी, और फिर जो v1 था उसे किस में कन्वर्ट कर देना, v3 में, तो टू बी कंप्लीटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। ये इसका पैसिव हो गया। होप आपको ये समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कह रहा देयर आर सम पीपल टू कॉल। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, देयर आर सम पीपल, ठीक है, टू बी कॉल्ड। देयर आर सम पीपल टू बी कॉल्ड। तो ये दो सेंटेंसेस आप देखें, ठीक है, दोनों का पैसिव कैसे बनाया गया ये आपने देख लिया। तो ये था मिसलेनियस स्ट्रक्चर का टाइप बी, जिसकी शुरुआत किससे की गई है, देयर से की गई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर सी है, ठीक है। स्ट्रक्चर सी में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको एक कंसेप्ट समझना होता है। वो क्या है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ब का यूज किया गया हो जो देखने से एक्शन वर्ब लगता है लेकिन उसमें जनरली एक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से वर्ब होते हैं भाई, तो वो हो सकता है मेंटल स्टेट वाले वर्ब, ठीक है, या फिर फीलिंग से रिलेटेड कोई वर्ब हो सकते हैं। उसमें एक्शन होता नहीं है लेकिन दिखता है एक्शन की तरह से, लेकिन एक्चुअली उसमें एक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थिंक, आई थिंक यू आर राइट, तो यहाँ पर थिंक अगर देखा जाए तो एक्शन वर्ब दिख रहा है कि एक्शन वर्ब है, लेकिन अगर हम कहते हैं आई थिंक राइट तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा है। उसी तरह से आई नो हिम, तो नो यहाँ पर एक्शन की तरह से दिख रहा है लेकिन यहाँ एक्शन तो हो नहीं रहा। अगर मैं किसी को कि मैं उन्हें जानता हूँ तो इसमें एक्शन कहाँ है, कोई एक्शन नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो वर्ब नो लगा हुआ है वो एक एक्शन की तरह से दिख रहा है। तो ये जनरली ऐसे वर्ब हो सकते हैं जो एक्शन की तरह से दिखे बट वो एक्शन होते नहीं है। तो वो क्या हो सकते हैं, तो वो आपका मेंटल स्टेट हो सकता है या फीलिंग्स हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी सब्जेक्ट के बाद वैसे वर्ब जिससे मेंटल स्टेट का पता चल रहा हो, फीलिंग्स का पता चल रहा हो, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया हो, तो ये एक एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है आई नो हर, आई सब्जेक्ट हो गया, नो क्या हो गया, वर्ब शोइंग फीलिंग्स या मेंटल स्टेट में से कोई एक है, तो नो एक तरह से एक फीलिंग हो गया, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस हो गया इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर हम दूसरा सेंटेंस की बात करें, कह रहा है द मैगजीन हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, ठीक है, द मैगजीन हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। अब ये इंटरेस्ट वर्ड है, ठीक है, इसमें भी एक्शन नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक मेंटल स्टेट से रिलेटेड है। वो इंटरेस्ट किया जिसकी वजह से हम उसे मैगजीन को खरीदे या फिर उसे पढ़े, तो इंटरेस्ट यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ये किस कैटेगरी में आ गया, ये वर्ब शोइंग मेंटल स्टेट और फीलिंग्स के कैटेगरी में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मी, जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा द मैगजीन सब्जेक्ट हो गया, हैज, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ग्रेटली को हम एडवर्ब कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंटरेस्टेड को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसका पैसिव हम लोग देखते हैं। अब पैसिव में देखिए सब्जेक्ट जो पहले क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब शोइंग मेंटल स्टेट या फिर फीलिंग्स था, वो वर्ब यहाँ आप जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि चूंकि ये पैसिव है तो वो वर्ब एक्टिव में कुछ भी रहा हो, चाहे वो V3 में हो, V4 में हो, V5 में हो, V1 में कुछ भी रहा हो, लेकिन जैसे उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस मेन वर्ब के बाद आपको एक सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बाय यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ बाय को छोड़कर किसी दूसरे प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, वो सुटेबल प्रपोजिशन इस वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो पहले यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहा होगा, यहाँ पर वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम पैसिव कहेंगे। क्लियर है। अब उस एग्जाम्पल को हम पैसिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए कह रहा आई नो हर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, नो क्या है, आपका वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, आप देख सकते हैं ये नो जो है मेंटल स्टेट या फीलिंग्स को रेफर कर रहा है। क्लियर है, समझ गए। अब उसके बाद आप हर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इनको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हर है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा शी, ठीक है। और आपको पता है कि चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और आपको पता है जब टेंस चेंज कर रहे थे हम लोग वहां पर शुरू में वॉइस का वर्ब का टेंस चेंज कर रहे थे वॉइस में, तो आपको पता है कि V1 जब होता है या V5 होता है तो उनको पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज या एम या फिर आर का यूज करते हैं, और जो मेन वर्ब V1 था उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो शुरू में ही मैंने आपको बता रखा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ वर्ड है शी क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, शी इज। अब नो वर्ड है, इनका V3 क्या होना चाहिए, नोन, तो नोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जनरली पैसिव का रूल क्या है भाई, कि पैसिव में हम लोग बाय का यूज कर देते हैं, उस आधार पे यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं शी इज नोन बाय हर। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो नोन बाय ना होकर क्या यूज करना है, नोन टू का यूज करना है। यानी कि जब भी नो का यूज पैसिव फॉर्म में करते हैं तो ध्यान रखना है कि उनके बाद हमें क्या यूज करना है, टू, ना कि बाय। अगर बाय यूज होता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, शी इज नोन बाय हर, ऐसा नहीं। क्या लिखना होगा, शी इज नोन टू हर। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब ये नोन वर्ड है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उस नोन के बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप नोन को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो नोन के बाद आपको टू प्रपोजिशन का यूज करना पड़ता है। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, द मैगजीन हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। इसे अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए मैगजीन सब्जेक्ट है और यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम वहां पर उसी का स्ट्रक्चर लेंगे, तो आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई हैव। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बीन होता है, तो आई हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेटली हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटली इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इंटरेस्टेड के बाद आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना होगा, इन, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन द मैगजीन, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से वर्ब जो है पैसिव में किस तरह के प्रीपोजिशन लेते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं कलर्ड वर्ड हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन ये कब यूज होगा इनके साथ प्रीपोजिशन, जब ये पैसिव वॉइस में होंगे तब। एक्टिव में होंगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज जनरली नहीं किया जाता है। जब ये पैसिव में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे इनके बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नोन जब ये एक्टिव वॉइस में होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन जनरली नहीं होता है, लेकिन जैसे ये पैसिव वॉइस में चला जाता है तो नोन के साथ टू लगाते हैं, अमेज्ड के साथ एट लगाते हैं, एनॉयड के साथ विथ लगाते हैं। ध्यान रखिएगा एनॉयड विथ पर्सन, ठीक है, यानी एनॉयड विथ तब लगाते हैं जब आगे पर्सन हो, और एनॉयड एट तब लगाते हैं जब आगे क्या हो, थिंग हो, समथिंग। समझ रहे हैं। उसी तरह से स्टार्टेड एट, प्लीज्ड विथ, ठीक है, इंटरेस्टेड इन, वेक्स्ड एट, डेकोरेटेड बाय, डेकोरेटेड विथ। अब ये देखिए डेकोरेटेड बाय, डेकोरेटेड के बाद अगर कोई पर्सन है तो वहां पर पैसिव के फॉर्म में, ठीक है, डेकोरेटेड के बाद आपको क्या यूज करना है, बाय।
जबकि अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो वहां पर आपको डेकोरेटेड के साथ जनरली नहीं यूज करना है कोई प्रपोजिशन। लेकिन बात अगर डेकोरेटेड के साथ विथ का यूज करते हैं तो ये किसके लिए यूज होता है? थिंग्स के लिए यूज होता है। अब ये डेकोरेटेड के साथ विथ जब आप यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये थिंग्स के लिए यूज होता है। एंड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, डेकोरेटेड विथ दिस दैट यूज करते हैं। अब यहाँ पर चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो, आपको दोनों केस में डेकोरेट के साथ विथ का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं फिल्ड विथ, फिल्ड बाय नहीं, फिल्ड विथ से भरा हुआ। सरप्राइज्ड एट, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड इन, यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड इन, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब एक तरह से उसमें निहित होना, उससे निकलना। तो आप देख सकते हैं ये कुछ, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि एक्टिव में जनरली इनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन जैसे ये पैसिव में चले जाते हैं तो इनके साथ ये सुटेबल प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट जो है मिसलेनियस स्ट्रक्चर का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट आज का ये जो हमारा सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। होप आपको ये क्लास सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।